हेलो गाइस, आज हम काव्य के स्वरूप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काव्य के स्वरूप को समझने से पहले इसके दो उपशीर्षक हैं। पहला होता है बाह्य स्वरूप, दूसरा होता है आंतरिक स्वरूप। तो बाह्य स्वरूप में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो इसमें पहली चीज़ आती है लय। यदि यह कहा जाए कि कविता का आनंद आनंद एक सीमा तक लय पर ही निर्भर करता है तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है कि अगर हम लय के साथ उसे अध्ययन करेंगे तो हमें मतलब एक तो हमें इजीली याद हो जाएगा, दूसरा उसमें एक मिठास बनी रहेगी। तो पहली चीज़ है लय आंतरिक में। तो जैसे ये है, खुल रहा है मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओ वह सुख पश्चिम के व्योम, जब बीच में घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनके भेद, दिखाई देता है छवि धाम। ये कामायनी से लिया गया है। दूसरी चीज़ आती है इसमें तुक, यानी तुकांत। सामान्यतः आदिकाल से ही कविताएं तुकांती होती आई हैं। संस्कृत में कविताएं प्रायतः अतुकांत होती हैं। तुकांत के कारण कविता में गेयता आ जाती है। जैसे एक में यम है तो दूसरे में गम, ऐसे करके लास्ट में शब्द होते हैं तो उसको तुक बोला जाता है। तीसरी चीज़ आती है छंद। छंद शब्द संस्कृत के चद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, यानी खुश करना। यह आह्लादित वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है, और इस प्रकार छंद की परिभाषा वर्ण या मात्राओं में नियमित संख्या के विन्यास आदि से आहत पैदा होती है, उसे छंद कहते हैं। तो छंद के अंग दिए हुए हैं, जैसे चरण, पद या पाद, वर्ण या मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, विराम, तुक। चौथी चीज़ आती है शब्द योजना। कविता का सौंदर्य शब्द चयन द्वारा ही निखरता है, तथापि साहित्य की हर विधा में उपयुक्त शब्द और व्यंजना, अभिधा, सामान्य अर्थ, लक्षणा, संबंधित अर्थ, व्यंजना, विलक्षण आदि कविता में नाद, सौंदर्य, शब्द संयोजन पर निर्भर करता है। निम्नलिखित उदाहरण में से शब्द योजना का ही चमत्कार दृष्टिगत होता है। जैसे ये है, मानसरोवर सुवर जल, हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत जाही। इस ढंग से ये कबीर की साखियों से लिया गया है। नेक्स्ट है चित्रात्मक भाषा। जनमानस में कविता की लोकप्रियता जिस कारणों से बढ़ी है, उसमें से एक कारण चित्रात्मकता भाषा का प्रयोग भी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रयोग से थोड़े से शब्दों में ही अधिक भाव का प्रकाशन किया जा सकता है। जैसे ये फैली खेत में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनकों से हरे हरे तन पर दिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवचिर निर्मल नील फलक। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ग्राम श्री नाम की कविता से ये लिया गया है। नेक्स्ट चीज़ है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट चीज़, जो छठी चीज़ आती है वो अलंकार है। आलम प्लस कार। आलम का अर्थ है शोभा, कार का मतलब है करने वाला, यानी जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है वही अलंकार है। अलंकार के भेद शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, वक्रोक्ति, ये जो शब्दालंकार में आते हैं। नेक्स्ट अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान आते हैं। और उभयालंकार में संदृश्य और संकर। अभी तक हमने बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया था, अब आंतरिक स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है अनुभूति की तीव्रता, यानी कि सामान्यतः
उक्ति है कि काव्य का संबंध हृदय से है। सामान्य जनों की अपेक्षा कवि अधिक संवेदनशील होते हैं। वाल्मीकि जी भी एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक मारे हुए को देखा तो उनके मुंह में शिकार के प्रति श्राप के रूप में श्लोक फूट पड़ा और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कविता हृदय वस्तु है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि वियोगी हो गया पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़ आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो यानी कि दुख से निकला होगा, यानी वियोगी का मतलब होता है वियोग में कविता लिखी होगी, जिसका मतलब हृदय पे घात लगा हो या चोट लगी हो। नेक्स्ट है अनुभूति की व्यापकता, यानी कविता से जहाँ पहुँचे रवि वहाँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी अनुभूति, यानी कि उस चीज़ को अनुभव करना जहाँ की जैसे ये लिखा हुआ है इसमें वस्तुएं, दृश्य, घटनाएं कवि के हृदय में जो भाव जागृत करते हैं वही अनुभूति है। यानी किसी चीज़ को देखने से जो अनुभूति जागृत होती है उसे कहा जाता है। उसके बाद है कल्पनाशीलता। तो कविता में आप देखते हैं कि कल्पना होती है, कल्पनाओं पे। नेक्स्ट है रसात्मकता और सौंदर्य बोध। रस को कविता की आत्मा कहा जाता है और कविता पढ़ने पर जागृत होने वाली आनंदमयी अनुभूति ही रस है। रसास्वादन ही कविता का परम ध्येय माना जाता है। भाव, विभाव, अनुभाव, पारस्परिक संयोजन से रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है भाव की उदात्तीकरण। यद्यपि कविता का उद्देश्य उपदेश देना नहीं, तथापि कवि का एक प्रकार से घात, प्रतिघात एवं जीवन की विभिन्न उलझनों को अपनी कविता में उतारना है। हमें निर्दयता, क्रूरता, धूर्तता, कुटिलता, अभिमान आदि के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है तो हम सहिष्णुता आदि के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। इन्हीं भाव का उदात्तीकरण कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।